चलो, आज हमें क्लाउड्स पढ़ने थे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, कि क्लाउड्स कितनी तरह के होते हैं। मैंने आपको कहा था कि आज के बाद जब आप आसमान में देखोगे ना, तो आपके लिए वो बादल बादल नहीं होंगे, आपके लिए अब उनके कुछ अलग अलग नाम होंगे, ठीक है, जो आप लोगे उनके, ठीक है। मतलब दुनिया के लिए वो क्लाउड है, पर आपके लिए क्लाउड नहीं होंगे, आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होंगे, ठीक है भाई। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, और जिनकी फर्स्ट क्लास है आप मिस बात कर लेना, मैं बता दूंगी आपको कि कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आपने, ठीक है, और कहाँ आपको वो मिलेंगी। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पहली बात, क्लाउड के जो नाम होते हैं ना, अलग अलग नाम, इन नामों को जो है बेसिकली इनकी हाइट के ऊपर भी डिफाइन किया जाता है। यानी कि जो जैसे धरती से लेकर कुछ 2-3 किलोमीटर तक पाए जाएंगे उनके कुछ अलग नाम होंगे, उसके ऊपर कुछ पाए जाएंगे उनके अलग नाम होंगे, फिर बिल्कुल ऊपर जो पाए जाएंगे उनके अलग नाम होंगे, ठीक है। तो वैसे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ आपको कि मान लीजिए आपका ये है लैंड, ठीक है, ये क्या है, लैंड, और लैंड को दिखाने के लिए मैं यहाँ पेड़ लगा रही हूँ कि ये धरती का हिस्सा है, मतलब धरती का लैंड है। यहाँ से ऊपर आप 2 किलोमीटर जाएंगे ना, धरती से 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे मतलब इस स्तर के अंदर आपको जो क्लाउड्स मिलेंगे ना, उन्हें हम नाम दे देते हैं स्ट्रैटस का। क्या नाम देते हैं? स्ट्रैटस। मैं बताऊंगी कैसे। स्ट्रैटस, ठीक है। स्ट्रैटस यानी लोअर क्लाउड, निम्न बादल, निम्न वर्ग के बादल, लोअर क्लाउड, निम्न वर्ग के बादल, समझे मेरी बात। स्ट्रैटस नाम दे रहे हैं हम किसको, जो सबसे लोअर उसमें दिखेगा, ठीक है। जो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच दिखेंगे आपको, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में जो दिखेंगे, इन्हें कहेंगे हम मिडिल क्लाउड। नॉर्मली मिडिल क्लाउड, मध्यवर्गीय बादल, मध्यवर्गीय बादल, मिडिल क्लाउड, मध्यवर्गीय बादल। और अगर थोड़ा वैसा नाम दे तो ऑल्टो नाम लगता है इनके आगे, ऑल्टो, ऑल्टो, ठीक है। सबसे बॉटम में स्ट्रैटस, फिर ऑल्टो, सबसे ऊपर यानी 6 से लेकर 12 से 13 किलोमीटर तक के बीच में जो आपको क्लाउड, आपको ये तो पता है ना कि ट्रोपोस्फेयर जो है सिर्फ उसी में ही क्लाउड देखेंगे आपको, सारी वेदर एक्टिविटीज ट्रोपोस्फेयर में होती है, उसके ऊपर तो क्या आ जाता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती। आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर में पढ़ चुकी हो, ये पढ़ चुकी हो, ठीक है। तो आपको बताइए 18 किलोमीटर तक होता है ना, अगर इक्वेटर की बात करें तो 18 किलोमीटर तक दिखेगा ना आपको ट्रोपोस्फेयर, तो 12 से 13 तक ही आपको क्लाउड दिखेंगे, या थोड़ा उससे ऊपर नीचे। तो इतने से एरिया में जो आपको दिखेंगे ना, इन्हें हम कह देंगे हायर क्लाउड, और वैसे नाम दे तो सिर्रस, सिर्रस, ठीक है। सिर्रस, पक्षाब, मध्य और निम्न, पक्षाब, मध्य और निम्न वर्ग के बादल। समझे मेरी बात? अब मेरी बात सुनना, ये क्लियर हो गया आपको? मिडिल में जो, पर ये बात याद रखना, हमेशा ये शब्द आगे लगेंगे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। मान लो मैं आपको एक तरीके से ये देती हूँ आपको एग्जांपल, ऑल्टो क्यूमुलस का, ठीक है। पहले हम थोड़े से शब्द पढ़ लेते हैं, क्यूमुलस को क्या कहते हैं, ठीक है, सिर्रस को क्या कहते हैं, स्ट्रैटस का एक तरीके से देखो, स्ट्रैटस का, स्ट्रैटस अगर किसी वर्ड में आगे लगा है ना और इसके पीछे कुछ और लगा है, यानी कि ये मध्य नहीं है, लोअर उस पे है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा गया है आगे कुछ और पीछे स्ट्रैटस लग रहा है, तो इसका मतलब है, बताओ मनीषा क्या मतलब है इसका, स्ट्रैटस अगर पीछे लगा हो तो लेयर बाय, हाँ लेयर। स्ट्रैटस का मतलब लिख लो, पहले मतलब लिख लो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्ट्रैटो का मतलब है जो बादल लेयरों में हो, लेयर्स में हो। स्ट्रैटस मतलब जो बादल, कब है स्ट्रैटस का मतलब ये, जब ये सेकंड नंबर पे लगा हो। लेकिन अगर पहले नंबर पे स्ट्रैटस लगा है ना, यहाँ पे मतलब पूरा वर्ड बन रहा है, उस वर्ड में पहले अगर स्ट्रैटस आ रहा है ना, इसका मतलब वो लोअर
सरफेस पे है, यानी कि लोअर एक तरीके से तल में है, इसमें लोअर वाले एरिया में है। लेकिन अगर बाद में लग रहा है यानी कि आगे के हिसाब से तो वो उसकी डायरेक्शन बता देगा ना कि नीचे है, मध्य में है या ऊपर है, लेकिन आखिर में अगर स्ट्रेटस है तो उसका मतलब है कि वो कैसा है, लेयर वाइज लेयर जो क्लाउड होते हैं वैसा है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि लेयर्स वाले क्लाउड्स कैसे होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। स्ट्रेटस यानी फिलहाल याद रखो लेयर, याद रहेगा जो लेयर्स में हो, याद रहेगा स्ट्रेटस यानी लेयर। सिर्रस, सिर्रस एक तो हमें पता है कि सबसे ऊपर वाले क्लाउड को कह रहे हैं हम, है ना, और साथ में इसका मतलब होगा फेदर लाइक, फेदर लाइक, फेदर समझते हो, पंख होते हैं ना, पंख, पंख पक्षियों के, फेदर लाइक इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, फेदर लाइक। और साथ में दूसरा मतलब क्या है इसका, सबसे ऊंची हाइट में जो पाया जाएगा उन्हें हम नाम दे देंगे क्या, सिर्रस। पहले आप समझ लो इनको, फिर मैं जब आपको फोटो दिखाऊंगी ना पूरी आपको अपने आप पता लग जाएगा। फिलहाल इतना याद रख लो, एक मतलब है स्ट्रेटस का लोअर, मिडिल का ऑल्टो, सबसे ऊपर वाले का सिर्रस। ठीक है, स्ट्रेटस का मतलब है एक लेयर वाइज, सिर्रस का मतलब है एक फेदर लाइक। ठीक है, एक वर्ड आता है क्यूमुलस, क्यूमुलस इसका मतलब है वूल शेप, वूल शेप। आपने कुछ जब भी हम बादल बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, कॉटन की तरह होते हैं ना कुछ बादल, उनको कह रहे हैं कॉटन, कॉटन जैसे होते हैं ना, कॉटन जैसे, उनको कह रहे हैं वूल शेप। ठीक है, तो क्यूमुलस जहां पे शब्द आएगा यानी कि इसका मतलब है क्या। अब एक एग्जांपल देखना, लिख लिया, ये लिख लिया, एग्जांपल है सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो पहले लगाए यानी कि सबसे ऊपर, है ना, क्यूमुलस यानी कि वूल शेप, यानी कि ऐसा बादल जो सबसे ऊपर है, यानी 6 से लेकर 12-13 किलोमीटर के अंदर है, और साथ में उसका शेप कैसा है, वूल लाइक। समझे मेरी बात, दिखाऊं आपको सिर्रो क्यूमुलस दिखाऊं, फिर उसके बाद पूरा डायग्राम दिखाऊंगी। फिलहाल आप सिर्रो क्यूमुलस देखेंगे। देखो है ना ये वूल शेप, वूल शेप है ना, वूल शेप है कि नहीं है। ठीक है, अब इसको देख के आप हाइट का तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन हमने जैसे कि पढ़ा है कि सिर्रो मतलब बिल्कुल हाइट पे सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर वूल शेप में पाए जाने वाले क्लाउड्स, समझ गए मेरी बात, उनका नाम क्या होगा, सिर्रो क्यूमुलस। क्लियर है, क्लियर है भाई। एक और एग्जाम्पल लिखिए, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो, आप लोग बताएंगे इसका क्या मतलब है। अब शब्द आपको पता है, ऑल्टो मीन्स मध्य, क्यूमुलस मीन्स वूल शेप, यानी कि वूल शेप में मध्य में पाए जाने वाले, यानी कि 2 से 6 किलोमीटर के अंदर अंदर पाए जाने वाले क्लाउड्स, यानी कि नाम है ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो क्यूमुलस, ये ऑल्टो क्यूमुलस है, मध्य में वूल शेप में पाए जाने वाले क्लाउड्स ऑल्टो क्यूमुलस। क्लियर है, क्लियर है भाई। हाँ जी, अगर स्ट्रेटस स्ट्रेटस आया है तो मतलब कि लोअर, उस पे स्ट्रेटस यानी लेयर ना, लेयर, लेयर बाय दिखने वाले क्लाउड्स, लोअर 2 किलोमीटर के अंदर अंदर लेयर बाय दिखने वाले क्लाउड। लेकिन अगर लिखा है स्ट्रेटो क्यूमुलस, यानी कि स्ट्रेटो मीन्स लोअर, स्ट्रेटो पहले लिखा है ना, स्ट्रेटो पहले लिखा है, लोअर लेवल पे वूल शेप में दिखने वाले क्लाउड्स। और अगर आपको मान लीजिए आता है, चलो और देती हूँ एग्जाम्पल में, ये क्लियर हो गया आपको, देखो वूल जैसे दिख रहे हैं ये, ठीक है। ऑल्टो, ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस बताइए, ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब क्या, ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब क्या। अब देखो स्ट्रेटो वर्ड यूज हुआ है, अब इसकी बात कर रही थी मैं, ऑल्टो
स्ट्रैटस। मैंने आपको कहा था जब स्ट्रैटस इस जगह पे पहले लगा हो तो मतलब मध्य, मध्य या लोअर, लोअर, और स्ट्रैटस यही था ना लोअर। अगर यहाँ लगा है तो लोअर, अगर यहाँ लगा है तो मतलब क्या है, लेयर्स की बात हो रही है, यानी कि मध्य में पाए जाने वाले लेयर्स में जो क्लाउड होता है वो। देखिए अब ऑल्टो स्ट्रैटस, देखिए ऑल्टो स्ट्रैटस, समझ आया मेरी बात, आपको समझ आ गई? ऑल्टो स्ट्रैटस, ऑल्टो स्ट्रैटस क्लाउड, लेयर वाइज दिखेगा आपको, ये देखना, देखो दिख रहा है ना। फेदर लाइक किसको बोला था मैंने, फेदर लाइक किसको बोला था, सिरस को ना, हाँ देखो ऐसी ऐसी लेयर्स, ठीक है, लेयर बाय लेयर जो दिखता है। और कौन से मीडियम में है ये, मीडियम में, ठीक है, मीडियम वाले उसमें है। क्लियर है संदीप, लग रहा है पता, ठीक है कशिश, ठीक है आपको लगा पता। आपका नाम क्या है? नेहा। भारती जी पता लग गया, आज सुस्त लग रहे हो कुछ आप, है समझ नहीं आ रहा, अब क्या किया जाए फिर। आप खाना खाने में बिजी थे, आते आते आप दांत से ऐसे करते आ रहे थे चलो अब क्या कर सकते हैं। देखो इसका बताओ जरा, स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस खुद बताए, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। वीपी जी आप बताएंगे स्ट्रैटोक्यूमुलस क्या है। स्ट्रैटो पहले लगा है, यानी कि स्ट्रैटो पहले लगा है, स्ट्रैटो यानी क्या, लोअर लेयर, ऑल्टो यानी क्या, मिडिल लेयर, सिर्रो यानी क्या, हाईएस्ट लेयर, है ना। स्ट्रैटो पहले लगा है यानी लेयर कौन सी आएगी, सबसे लोअर वाली। क्यूमुलस यानी वूल लाइक, यानी बिल्कुल लोअर लेवल पे वूल शेप में जो आपको क्लाउड्स दिखेंगे उनका नाम क्या होगा, स्ट्रैटोक्यूमुलस। फोटो देखो, एक बार फिर से रिपीट करवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो ये लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे, ठीक है भाई, क्लियर है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि भारती जी खाना खाने में व्यस्त थे, तो ज़रा एक बार देखेंगे हम लोग सभी दोबारा से। मैंने आपको ये कहा कि क्लाउड्स के अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, कि वो कौन से हाइट पे प्रेजेंट है। जो क्लाउड धरती से ऊपर 2 किलोमीटर तक प्रेजेंट होगा उसके लिए नाम यूज किया जाएगा। सबसे पहला नाम क्या, स्ट्रैटस, ठीक है, स्ट्रैटस। जो 2 से 6 किलोमीटर तक होगा यानी मध्य वर्ग में होगा उसके लिए नाम यूज किया जाएगा ऑल्टो। जो 6 से ऊपर 12-13 किलोमीटर तक होगा उसके लिए नाम किया जाएगा यूज सिर्रस या सिर्रो, स्ट्रैटो, ऑल्टो, ठीक है, ऐसे नाम दिए जाते हैं। यानी कि मध्य वर्गी के लिए ऑल्टो, लोअर वर्गी के लिए स्ट्रैटो, सबसे ऊपर वाले के लिए सिर्रो। अब कुछ कुछ मैंने अलग से आपको शब्द बताए, जैसे कि स्ट्रैटस अगर पहले लिखा है ना, किसी क्लाउड के नाम में स्ट्रैटस अगर पहले लिखा है तो वो उसकी लोकेशन बता रहा है कि वो लोअर में है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे उसका यहाँ साइड पे नाम लिखा है तो वो बता रहा है कि वो क्लाउड जो है वो किस में है, लेयर्स में। समझे, स्ट्रैटस का मतलब क्या है, लेयर्स। भारती जी समझ आया, ठीक है, लेयर। उसके बाद मैंने आपको बताया सिर्रस। सिर्रस का एक तो मतलब है क्या, अपर लेयर, सबसे ऊपर वाली, है ना, सबसे हाइट में। दूसरा मतलब क्या है, इसका मतलब है फेदर लाइक, ठीक है। तो ऑल्टो सिर्रस कुछ ऐसा आए तो यानी मध्य वर्ग में कौन सा, लेयर्स में, सॉरी फेदर लाइक जो क्लाउड होगा उसका नाम होगा, ठीक है। फिर आया क्यूमुलस। क्यूमुलस शब्द का मतलब है क्या, वूल लाइक शेप। तो वूल जैसे स्ट्रक्चर जो होगी, जैसे ऑल्टो क्यूमुलस, यानी कि ऑल्टो यानी मध्य, क्यूमुलस यानी वूल लाइक शेप। तो भारती जी क्या मतलब हुआ इसका, मध्य में पाए जाने वाला वूल शेप का क्लाउड। अगर मैं बात करूं स्ट्रैटोक्यूमुलस तो लोअर लेवल पे पाए जाने वाला वूल शेप लाइक क्लाउड। अगर मैं बात करूं सिर्रोक्यूमुलस तो यानी सबसे ऊपर वूल शेप का क्लाउड, ठीक है, समझ आई मेरी बात। तो वैसे ही ऑल्टो स्ट्रैटस और ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है। एक वर्ड और यूज किया जाता है, दैट इज निम्बस।
निम्बस वो क्लाउड है जिसमें रेनफॉल हो रही है, ठीक है, लिख लो, कोई क्लाउड में रेनफॉल हो रही हो उसे क्या कह देते हैं, निम्बस। जिसमें क्या हो रही हो, रेनफॉल, समझ गए, यानी कि अब इसका कंडेंसेशन हो चुकी है। कंडेंसेशन हो जाना यानी कि, याद है, कंडेंसेशन होना यानी कि क्लाउड बनना, और उस क्लाउड का एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर मिलके वर्षा करना इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, प्रेसिपिटेशन को हिंदी में बोलेंगे वर्षा। तो समझे, ऐसा क्लाउड जो वर्षा कर रहा है उसे क्या नाम दे देंगे हम, ठीक है। तो एक वर्ड यूज किया जाता है क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस यानी कि ऐसा क्लाउड, इनकी एक तरीके से मैं बताऊं आपको तो इनकी कोई हाइट नहीं होती है, ये कहीं भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो कि क्या करता है, क्यूमुलस यानी वूल शेप, ज़्यादातर वूल शेप ही होते हैं वो, जिनकी फेदर लाइक और लेयर्स वाले जो होते हैं इनसे बारिश नहीं होती है, हमेशा वूल शेप वाले से ही बारिश होती है, ठीक है। तो निम्बस यानी कि, ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ इसके ऊपर। देख पा रहे हो, सबसे नीचे वाली लेयर में स्ट्रैटस, ठीक है, क्यूमुलस यानी सबसे नीचे वाली में वूल शेप है ये, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रैटोक्यूमुलस भी बोल सकते थे, ठीक है, या स्ट्रैटोक्यूमुलस इन्होंने बोला भी है, यानी स्ट्रैटस और क्यूमुलस मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रैटोक्यूमुलस, ठीक है। निम्बस स्ट्रैटस, निम्बो स्ट्रैटस यानी कि ऐसा जो कि नीचे है और साथ में क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है। निम्बो, निम्बस वर्ड जिसके साथ लग जाए यानी कि वो क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है। ऐसा बादल जो कि लोअर लेवल पे क्या कर रहा है, लोअर लेवल पे बारिश कर रहा है, ठीक है, निम्बस स्ट्रैटस। ऑल्टोक्यूमुलस यानी कि मध्य के क्षेत्र में, मध्य के, दिख रहा है ना आपको, मिडल में है ये, मध्य के क्षेत्र में वूल शेप वाला क्लाउड। ऑल्टोस्ट्रैटस यानी मध्य के क्षेत्र में लेयर्स वाला क्लाउड। स्ट्रैटस यानी लेयर और मध्य, ऑल्टो यानी मध्य, ठीक है। सिर्रस यानी फेदर लाइक, सिर्रोक्यूमुलस यानी कि सिर्रो, फेदर लाइक होगा लेकिन जब इसको यूज किया जाए सेकंड नंबर पे, ठीक है, सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे यूज किया जाता है तो सिर्रो का मतलब है कि हायर। सिर्रोक्यूमुलस यानी सबसे ऊपर पाए जाने वूल शेप लाइक क्लाउड, और ये है सिर्रोस्ट्रैटस यानी कि सबसे ऊपर, स्ट्रैटस यानी कि लेयर वाले क्लाउड्स ये, और फिर आता है आपका क्यूमुलो निम्बस यानी कि सबसे बड़ा बादल। इसको लिख लीजिए, इसको एक और नाम दिया जाता है और क्वेश्चन आई थिंक आया है पेपर में कभी, ये एनवाइल शेप क्लाउड। इसे एनवाइल शेप, ये जो क्यूमुलोनिम्बस होता है ना, इसे एनवाइल शेप क्लाउड भी कहा जाता है। एनवाइल शेप पता क्या होता है, आपने जूते के उस पे गए हो कभी, मोची जो होता है, गए हो, आपने देखा है वो जूते की शेप देने के लिए या कुछ करने के लिए नीचे का उसको वो चढ़ाना हो सोल, तो एक चीज पे रखते हैं उस पे, है ना, कुछ ऐसी ही शेप होती है उसकी, कुछ इस तरीके की शेप होती है यार, कुछ ऐसे करके शेप होती है कुछ, है ना, ऐसी शेप होती है ना, कुछ ऐसे करके रखता है उसको और फिर करता है मोल्ड, इसी को ही एनवियल कहते हैं। और हमेशा इसकी शेप भी कुछ आपको ऐसी ही देखने को मिलती है, ऐसे करके दिखेगी कुछ इसकी शेप ना, ऐसे करके, जिसके कारण इसको एनवाइल शेप भी कह देते हैं, ठीक है। तो एनवाइल क्या है, तो ये जो कॉबलर्स की शॉप पे आपको जूते मेंड करने के लिए एक जो मिलता है ना, उन्होंने जो रखा होता है ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर जूते को लटका के रखते हैं ना ऐसे करके, और फिर ऐसे से हथौड़ी मार के उस पर सोल लगा रहे होते हैं, जो भी चीजें आपने देखा होगा ये, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इसकी शेप जो है आपके इस क्लाउड की कहीं ना कहीं उस जूता मेंड करने वाले उस एक उससे मिलता है, जो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वैसे एनवाइल बोलते हैं, ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पता है किसी को कि वैसे अपनी भाषा या चंबियाली या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पर मोची के पास होता है, देखा होगा उसने, वही तो रखा होता है उसके ऊपर। कई बार होता है ना कि लड़कियों जूती खरीदती है तो बोलते हैं सोल चढ़ा दो, तो उसके ऊपर ही रख के करता है, आई थिंक वो ऐसे ठक ठक ठक, है ना, समझ गए ना मेरी बात, उसको एनवाइल कहते हैं। और उसी एनवाइल की शेप का होता है ये आपका क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसीलिए इसको एनवाइल शेप क्लाउड भी कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, समझ आया ये सारा। ठीक है जी, आपको एक बार क्यूमुलो निम्बस क्लाउड दिखा देती हूँ मैं, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये वाली शेप दिख रही थी उसकी तरह,
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दिखा? ये देखो, ये दिख रहा है ना उसकी तरह, जूता बनाने वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, ये देखो, ये मेनली शेप वैसी है, इसीलिए इसको एनवाइल शेप क्लाउड भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? एनवाइल को हिंदी में मुझे नहीं पता, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा घर जाके कि क्या कहते हैं, बट क्लियर है, ये इस तरीके की शेप होती है ना, ऐसे करके जूते को रखा जाता है उस पर, है ना, इसीलिए इसे एनवाइल शेप कहा जाता है। क्लियर है? सबको क्लियर है ये? तो अब अगर आप आसमान में देखो क्लाउड्स को, तो आप बता सकते हो कि ये क्यूमुलस है, ये सिरस है, ये ऑल्टो। अब देखो हाइट तो आप पता नहीं लगा पाओगे, है ना, हाइट तो कैसे पता लगा पाओगे, ये नीचे है, ये ऊपर है और ये उससे भी ऊपर है ना, लेकिन फिर भी आप शेप तो पता लगा सकते हो कि ये क्यूमुलस, क्यूमुलस यानी कि फूल शेप, है ना, और सिरस यानी फेदर लाइक जो दिखेगा, स्ट्रेटस यानी कि लेयर वाइज, है ना। तो क्लियर है आपको? इतना तो पता लगा लोगे ना एटलीस्ट। अब देखो एक वर्ड यूज होता है दैट इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट, ये कमीशन में क्वेश्चन आ चुका है, टीजीटी कमीशन में, हेलो इफेक्ट। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड वो है जो कि बारिश करता है। ठीक है, अब ये बारिश करने वाला क्लाउड अगर बिलो ड्यू पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट यानी कि जब ये बारिश करेगा वो तब का टाइम है जब ये क्लाउड 0 डिग्री को क्रॉस कर चुका हो, तो यानी कि समझ रहे हो मेरी बात, कोई फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री से जब नीचे चला जाएगा, नीचे यानी कि नीचे से क्लाउड आ रहा था यहाँ पे 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे करते करते आया, एक टाइम आया, मतलब 10 डिग्री, फिर 5, फिर ऐसे 3, 2 करके 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्लाउड जो था ना, जो नीचे से ऊपर आ रहा था, ये बारिश तब करने लगा जब ये 0 डिग्री क्रॉस कर चुका है। 0 डिग्री क्रॉस कर जाना यानी कि अब इसमें से बारिश नहीं होगी, अब इसमें से क्या होगा, स्नोफॉल आएगी, यानी कि इसमें से आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। अब यानी इसके अंदर क्रिस्टल्स बन चुके हैं। कई बार क्या होता है, सूरज की किरणें जो है ना इन आइस क्रिस्टल्स पे पड़ती हैं। आपको ये तो पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक करते हैं ना सूरज की किरणों को, वो होते हैं आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, यही है जो ब्लॉक कर पाते हैं, क्योंकि घने होते हैं ना। फेदर लाइक तो ब्लॉक नहीं कर पाएगा ना सूरज की किरणों को। फेदर लाइक तो ऐसे भी होते हैं, आपने देखा नहीं है, धूप निकली होती है और फिर भी फेदर लाइक आपको दिखते हैं, लेयर वाले दिखते हैं। इनफैक्ट थोड़े थोड़े आपको क्यूमुलस भी दिखते हैं, लेकिन जो क्यूमुलोनिम्बस है ना, ये क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ना, ये ब्लॉक करते हैं। ये यूपीएससी या एचएएस के उसमें आ चुका है कि क्या क्लाउड ब्लॉक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं सनलाइट को। कर पाते हैं, लेकिन सारे क्लाउड नहीं, कुछ क्लाउड। अब बात ये है कि ये जो क्लाउड है ये इसको ब्लॉक करेगा, सनलाइट को ब्लॉक तो करेगा, लेकिन होगा क्या, सनलाइट जो सन की लाइट है ये जब इस पे गिरेगी, आइस क्रिस्टल्स के कारण ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट। समझ रहे हो, आइस क्रिस्टल्स के कारण क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने के कारण ना ये जो एक एरिया है ना इस बादल के नीचे वाला, यहाँ पे आपको हेलो इफेक्ट शो होगा। हेलो इफेक्ट यानी कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सूरज दिखेगा और इसके आसपास ऐसे गोला सा दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया था पेपर में कि कौन सा क्लाउड है जिसके द्वारा हेलो इफेक्ट दिखाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में, कर्नाटका के रीजन में बना था ये, इसीलिए लोगों को लगा कि यार एलियन आ रहे हैं या क्या हो रहा है ये, है ना, ऐसा गोला सा बन गया। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा होता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, तो हेलो कोई क्लाउड नहीं है, ये इफेक्ट है जो कि दिखाता है सिरस क्लाउड। ठीक है, सॉरी क्यूमुलस क्लाउड दिखाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हेलो इफेक्ट ऑफ सन, और हेलो इज अ रिंग और अ लाइट दैट फॉर्म्स द सन एंड द मून। कौन सा क्लाउड कर रहा है, सिरस क्लाउड। ठीक है, सिरस क्लाउड, समझ गए ना, मतलब वही जो हायर उस पे होगा ना, वही उसको ब्लॉक कर पाएगा। ये याद रखना, ये था क्वेश्चन, कौन सा क्लाउड कर सकता है, सिरस क्लाउड। आओ फोटो देखिए। अब इस तरीके का कुछ गोला बनता है। ठीक है जी, क्लियर है? ये क्वेश्चन टीजीटी कमीशन में आ चुका है। ठीक है, ठीक है जी, लगा पता? अनुभव कहाँ है आज? एक दिन आता है, 2 दिन वो भी नहीं आता है। ठीक है भाई, क्लियर है? हेलो इफेक्ट क्या लग गया पता? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
मतलब क्यूमुलस क्लाउड करता है बारिश तो, है ना, लेकिन ये क्लाउड है सिरस क्लाउड जो कि क्यूमुलस ही है और अब बारिश करने वाला है, लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जा चुका है जिसके कारण आइस क्रिस्टल बन गया है। अब वो जो लाइट है इससे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कुछ बनेगी और ऐसा गोला बना देगी आइस क्रिस्टल से निकल के, जिसके कारण इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। और ये सब होता है कौन से क्लाउड में, तो सिरस क्लाउड में होता है, ठीक है, सिरस जो सबसे ऊपर होता है। आपने सिर्रो वर्ड याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ जो आपको अभी पढ़ाया गया, क्लियर हुआ ये? चलो अभी आगे हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है ये वाला, ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करो, मैं पानी पी के आती हूँ। एडियाबैटिक, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन भी बताऊंगी कि प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल कितनी तरह की होती है ना, शेडो रीजन्स क्या होते हैं, रेन शेडो एरियाज क्या होते हैं, है ना, जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है। कई बार होता है ना पहाड़ी के एक तरफ बारिश पड़ रही हो दूसरी तरफ नहीं पड़ रही होती, तो उसको रेन शेडो रीजन कहते हैं। वो सब मैं बताती हूँ, बट आप पहले देख लो एक बार, मैं आती हूँ, एक बार रिवाइज कर लो ऑल्टो क्या है, स्ट्रेटो क्या है, बातें मत करना, आ रही हूँ मैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्रोष्ण प्रक्रिया। रुद्रोष्ण प्रक्रिया थोड़ा टफ लगेगा आप लोगों को, थोड़ा दिल थाम के बैठना और ध्यान से अपना दिमाग शांत करके समझना, ठीक है। थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, क्योंकि थोड़ी वैसे नहीं है टफ, बट थोड़ा मतलब कुछ लोगों को लग सकता है जो इनकी पहली या दूसरी या तीसरी चौथी क्लास है, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल ईजी वे से समझाने की। एडियाबैटिक प्रोसेस, हिंदी में कहेंगे रुद्रोष्ण प्रक्रिया। रुद्रोष्ण प्रक्रिया। अच्छा, आप लोगों ने कोई वायर कभी ऐसे हाथ से तोड़ने की कोशिश की है? जो वायर होती है, एक बिजली की तार नहीं होती है, इसके बाहर प्लास्टिक सी लगी होती है ना, उसको आप मोड़ के ऐसे कई बार तोड़ने की कोशिश करते हो। आपने देखा उसको आप ट्विस्ट करते हो और थोड़ा दबाते हो और प्रेशराइज करके मोड़ने की कोशिश करते हो, वो थोड़ी गर्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। ना तो आपने कुछ हाथ में ऐसा लगाया था, ना कुछ ऐसा किया, उसको फिर भी गर्म होगी। वो गर्म किस कारण हुई? मेरे बोलने का मतलब ये है कि कई बार होता क्या है, मान लीजिए
ये कोई एक ऐसा एपरेटस लिया मैंने जिसका ऐसे पिस्टन लगा है, ठीक है। इसमें क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे है, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर। जैसे मैं इसको हाई प्रेशर करूंगी ना, प्रेशर हाई करूंगी तो इनकी हीट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही मैं प्रेशर ज़्यादा कर रही हूँ वैसे ही इसकी हीट भी ज़्यादा हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ही मैं इस पिस्टन को अंदर की तरफ जाने दूंगी वैसे ही इसकी हीट भी ज़्यादा हो जाएगी। हीट ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि जैसे मैं इसको अंदर की तरफ दबाऊंगी ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी निकलने की वजह से ही क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस इसी को ही कहा जाता है कि जब प्रेशर ज़्यादा हम करते हैं उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टेम्परेचर में भी थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है और कहाँ है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये समझ गए आप? समझ गए? देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में। बताया था व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। क्या नाम है, आकांक्षा क्या नाम है, आंचल, आंचल डिक्रीज करता है कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यही था मैंने आपको कहा था, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक पहाड़ पे आप जब कैंपिंग करने चढ़ते हो तो जब नीचे होते हो तो टेम्परेचर कम होता है, जैसे ही पहाड़ के टॉप पे पहुंचते हो वहां पे आपको थोड़ी ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। यानी कि विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ उठते हो आपका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और कितना करता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये था आपका क्या, नॉर्मल लैप्स रेट। इसको क्या कहा गया, नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको ऑन द एवरेज पूरे अर्थ के सरफेस पे बताया था, समझे, पूरे अर्थ के सरफेस पे बताया था। लेकिन अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एयर पार्सल की, एयर पार्सल तो पता है ना अब आपको, एयर पार्सल, एक वो एयर पार्सल जिसमें ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी अलग होगी, RH वैल्यू भी अलग होगी। यही एयर पार्सल कुछ टाइम बाद क्या बनेगा, जाकर क्लाउड बनेगा कंडेंस होकर, फिर यही क्या करेगा, बारिश भी करवाएगा, है ना। पढ़ चुके हैं ना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, है ना। अब मैं इस अगर एयर पार्सल की बात करूँ ना, पर्टिकुलर एयर पार्सल की बात, तो इसका अलग तरीका है टेम्परेचर का डिक्रीज होने का। समझ रहे हो, इसकी थोड़ी अलग रीडिंग है। ये ऑन दी एवरेज पूरे अर्थ के सरफेस पे है, पूरी अर्थ का बता रही हूँ मैं, ठीक है। और ये है सिर्फ इकलौते एयर पार्सल का। समझे आप मेरी बात, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसी के बेसिस पे अब मैं आपको एक बात समझाने जा रही हूँ। समझे मेरी बात, इतनी बात समझ आई? आपको थोड़ा सा नहीं समझ आएगा ये, क्योंकि ये पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। जैसे इनको एयर पार्सल के बारे में पता है, ह्यूमिडिटी के बारे में पता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बारे में पता है, थोड़ी कोशिश करो समझने की। बाकी इतना कुछ है नहीं, इससे आपको कुछ नहीं आएगा कमीशन वालों को, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है। कोशिश करना समझने की जो मैं बोल रही हूँ। डायग्राम बनाइए एक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, सुनना मेरी बात। आपको पता है अर्थ के इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है। एडियाबैटिक से आप क्या समझे कि जब एयर के मॉलिक्यूल जो है ये एक्सपैंड करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। एक्सपैंड जब कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम है। जैसे ही मैं उस पिस्टन को नीचे दबा रही थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे, तो टेम्परेचर क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। प्रेशर भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, है ना। यहाँ पे प्रेशर बेशक कम है और टेम्परेचर तो कम ही है। समझ रहे हो मेरी बात। यानी एक्सपैंड किया है मॉलिक्यूल, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम, और जब कंप्रेस करेगा मॉलिक्यूल उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा। समझे मेरी बात। अब आपको इतनी बात पता है कि जो आपका इक्वेटर है, याद है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है ना, लो प्रेशर बनता है और यहाँ से क्या हो जाती है, एयर ऊपर उठती है। यानी कि जब ये ऊपर उठेगी ना तो एक्सपैंड करेगी, ऐसा ही होगा ना। नीचे से जब एयर ऊपर उठ रही है, एक्सपैंड किया इसने, एक्सपैंड किया, यानी कि यहाँ टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा ना। और यहाँ से एक्सपैंड होके कहाँ गिरी थी ये, 30 डिग्री लैटिट्यूड में, एक्सपैंड करके 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ऐसे ही गिरी थी ना। ये था आपका इक्वेटर। लो प्रेशर बना था यहाँ पे क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर उठी, उठ के कहाँ गई,
यहाँ गिरी, यहाँ लो प्रेशर बना, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि ये एक्सपैंड होकर कहाँ गिरी, यहाँ नीचे। समझे आप मेरी बात? ये है लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर वैसे कम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हीट की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, हीट की वजह से, तो वो आप छोड़ो। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि इसने प्रेशर ज़्यादा क्रिएट किया है यहाँ पे, समझ रहे हो? प्रेशर ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्रेशर, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया ना आपको, जब मैं प्रेशर ज़्यादा दे रही हूँ पिस्टन को, तब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझे आप मेरी बात? अब एक डायग्राम बनाओ, उससे मैं समझाती हूँ आपको। एक डायग्राम बनाएंगे आप लोग, एंड में जाके कुछ ऐसी चीजें जो और ही समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा? फिर क्यों हंस रहे हो एक दूसरे की तरफ देख के? टाइम ज्यादा हो गया है? कितना हुआ है? तो फिर क्यों हंस रहे हो? हंसो मत, फिर तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे। देख लो एक आध चीज मेरी, आप लोगों की छूटनी है, मेरी नहीं छूटेगी। जब चलो छोड़ो, ये मान लो है 1000 मीटर, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर है ना। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, बनाते जाओ, 4000 मीटर, 5000 मीटर, 5000 मीटर। ठीक है, मान लीजिए धरती का एक एयर पार्सल है जिसका कि अभी टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। एक एयर पार्सल है जिसका कि कितना टेम्परेचर है, 32 डिग्री सेल्सियस पे भी चला है। ठीक है, अभी इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी है इसके पास, और RH वैल्यू भी अभी तक इसकी कम है। जैसे ही ये कितना चलेगा, 1 किलोमीटर ऊपर जाएगा, इस एयर पार्सल में 10 डिग्री का गिराव आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको याद है कि जब मैंने आपको, इतनी नींद आ रही है, क्लास में बैठे बैठे इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो, हाँ ऐसे करके, क्या है ये? इशिका, इशिता, क्या है ये? है? कितने बजे सोए थे रात को इशिता? कितने बजे सोए थे? 11 बजे। और सुबह कितने बजे उठे हो? 5 बजे। तो ऐसा नहीं है 6 घंटे सो के आए हो आप। इतना ज़्यादा सोना और फिर भी क्लास में नींद आ रही है, ये कैसी नींद है? निशिता उठो, पानी पी के आओ जाओ, और थोड़ा सा मुंह पे भी मार के आना पानी। हाँ, इसको थोड़ा छिड़काव करो इसका मुंह पे। मेरी क्लास में अगर तुम सोओगे तो मैं कैसे जागी रहूँगी, मुझे ये बताओ। मुझे तुमसे भी ज़्यादा नींद आती है। मैंने आपको बताया था ना मैं पावर नैप नहीं ले पाती हूँ, तो सोच लो, है ना। वीपी जी कितने बजे उठे थे सुबह? 6 बजे। रात को कितने बजे सोए थे? चलो देख लो, 4.5 घंटे सो के आया आदमी। 4.5, 5.5 है, 4.5 ही है ना, देख लो। और 6 घंटे सोने वालों का ये हाल है ना। पर ये है कि ऐसा ना हो 4.5 घंटे सो के फ़ोन चला रहे हो तुम लोग। फ़ोन ही चलाता हूँ फिर तो क्या बोल सकते हैं, फिर तो क्या ही सीख लेंगे आपसे ये, है ना। इशिता खोलो अपनी आंखें। क्यों? प्रिंट किस चीज़ का? किस चीज़ का? कॉलेज का? आप लोग जो भी है यहाँ पैसे खर्च रहे हो ना अलग से, तो यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो। मैं बार बार कह रही हूँ कि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ सीखने की, उसको लाइटली मत लो कि हमारा लाइफ टाइम का बैच है, तो लाइफ टाइम का बैच है मतलब कभी पढ़ सकते हैं। हो सकता है तब टीचर कोई और हो और उसका आपको समझना है, ठीक है। तो जब आपको, अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बड़ी लेजेंड हूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो समझ लो उनको, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कोई और ना समझा पाए, किताबें भी नहीं समझा पाती हैं। ये जो मैं चीज़ें आपको यहाँ समझाऊंगी ना आज, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। इस चीज़ को आप किताब में पढ़ के देखना, आपको बिना पढ़े यहाँ समझे बिना समझ आ जाए तो कितना टफ होता है इन चीज़ों को समझना। समझ ही नहीं आएगा पहले तो व्हाट इज एडियाबैटिक। अब देखना ड्राई एडियाबैटिक, वेट एडियाबैटिक कैसे समझोगे आप जब मैं समझाऊंगी नहीं तो, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, बस इतना सोच लिया करो कि 4-5 घंटे ही करना है, उसके बाद सोना है, सो लिया करो। फिर उसके बाद जाके कॉलेज में सो लिया करो कहीं आधा घंटा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है उसमें 6.5 डिग्री
गिरता है कितने पे, हर 1 किलोमीटर पे, और यहाँ हर 1 किलोमीटर पे यानी हर एक 100 मीटर पे कितना गिर रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो मेरी बात, उसमें 6.5, ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एयर पार्सल की बात कर रही हूँ, इसमें कितना गिर रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। और 1 किलोमीटर ऊपर गई तो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर गई तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखना, अब ये पॉइंट आ जाएगा, इस एयर पार्सल की तो बेचारे की कैपेसिटी है, अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो कैपेसिटी भी तो डिक्रीज होगी। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी विल डिक्रीज, ये तो पता है ना आपको, एंड आर एच वैल्यू विल इंक्रीज। यानी कि अब इसका टाइम आने वाला है क्लाउड बनने का, अब इसका टाइम आने वाला है क्लाउड, यानी कि अब इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खत्म होने वाली है, और अब इसका कंडेंसेशन का यानी कि किसका, बादल बनने का टाइम आ चुका है। तो आओ दोस्तों बादल बनाएं, देखो बना दो ऐसे, क्यूमुलस बनाएंगे ना, क्यूमुलस, क्यूमुलस बादल बनाओ जरा, थोड़ा ठीक नहीं बना यार बादल। तो ये बन गया आपका बादल, ठीक है। यानी कि ये 5 डिग्री तक जो है ना, अब मेरी बात सुनना, जब इसका क्या आ चुका है, कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन यानी बादल बन गया, लेकिन ऐसी जगह पे जाके बादल बना है जहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर चला गया है ये, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो 0 डिग्री से नीचे। यानी कि अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, इसके अंदर क्या बन जाएंगे, बताया ना आपको, ये तो आइस क्रिस्टल बनेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, मैं क्यों कह रही हूँ ये टफ है, क्योंकि इसी में 2-3 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ सुनो ध्यान से। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी गैस पे कोई पतीला चढ़ाते हो, ठीक है, और उसके नीचे आग जला देते हो, है ना, तो कुछ टाइम बाद जो आपने पानी इतना डाला था, है ना, कुछ टाइम बाद वो इतना सही रह जाता है ना, उसका क्या हो जाता है, वेपराइजेशन, इवेपोरेट हो जाता है वो, है ना, वाष्पीकरण बोलते हैं उसको, वाष्पीकरण हो जाता है ना। और उसको उस कंडीशन में यानी कि इवेपोरेट करने से, यानी लिक्विड से कौन सी फेज में चला गया वो, गैशियस में, लिक्विड से गैशियस में गया ना ये, यानी तरल से गैस में गया, तो उसके यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक हीट यूज होती है जिसको नाम देते हैं हम लेटेंट हीट। यानी कि वो हीट जिसने इसको क्या किया, लिक्विड से गैशियस में पहुँचा दिया। समझ रहे हो मेरी बात, वो हीट जिसने इसको लिक्विड से गैशियस में पहुँचा दिया। समझ आई मेरी बात, यानी कि इसने हीट खाई थी तब जाके उधर गया, है ना, वाटर वेपर, और वही वाटर वेपर एयर पार्सल में जाकर कहाँ जा रहा है, क्लाउड बना रहा है। अब आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि अब गैशियस से लिक्विड में आ रहा है, ये गैशियस से लिक्विड में, या आइस क्रिस्टल जो भी आ रहा है ना, गैशियस से लिक्विड में आ रहा है, तो ये लेटेंट हीट भी रिलीज होगी। जो लेटेंट हीट इसने ली थी, देखो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है ना, बताता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, ये तो रटा है। यानी कि पता है आपको पहले से, है ना, बचपन से पढ़ा है आपने कि एनर्जी को ना बनाया जाता ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि ये एनर्जी जो लेके गया था ना, इसी के अंदर है, गायब नहीं हुई है कहीं, अब वो रिलीज होगी कहाँ पे, यहाँ पे। समझे मेरी बात, अब वो एनर्जी लेटेंट हीट जो है वो यहाँ रिलीज होगी। कैसे होगी, देखो नीचे से ऊपर जाते जाते पर किलोमीटर कितना आ रहा था, 10 किलोमीटर ना, 10 किलोमीटर घट रहा था। अब यहाँ पे लेटेंट, अब ये आइस क्रिस्टल या फिर जो भी है, इस कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन होने वाली है, तो यहाँ पे अब हर 1 किलोमीटर में ये 5 डिग्री सेल्सियस कम करेगा, 10 नहीं कर पाएगा, कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट आ चुकी है, किसकी, वही लेटेंट हीट। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि जब ये ऐसा गैशियस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वो भी तो रिलीज होगी, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण होगा क्या, अब भी हर पर किलोमीटर पे उतना डिग्री सेल्सियस कम नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, तो ड्यू पॉइंट के ऊपर जाने के बाद जो डिग्री है वो आपकी घट जाएगी। यानी कि पहले 10 डिग्री घट रहा था, अब 5 डिग्री घटेगा। 5 डिग्री क्यों घट रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट। समझ आई मेरी बात, कशिश कौन लगा पता, किसका, $42 डिग्री सेल्सियस से जाता तो भी इतना ही होना था।
ऊपर फिर अलग उस पे जाना था ना, फिर इस पे नहीं होना था। देखो मैंने सिर्फ एक एयर पार्सल का एग्जांपल लिया, हर एक एयर पार्सल की अपनी अपनी क्षमता है कि वो कौन से जगह से उठ के जा रहा है ना, कौन सी टोपोग्राफी से जा रहा है, क्या वहां पे ज्यादा सर्दी है या क्या वहां पे ज्यादा ठंड है, गर्मी है ना, समझ रहे हो। ये मैंने ऐसा एयर पार्सल लिया था जो 32 डिग्री से उठा है, 32 डिग्री से उठा है, तो जब किस पे पहुंचेगा, 22 डिग्री पहुंचेगा, यानी एक किलोमीटर कवर कर लिया उसने। ऐसे करते करते जब इसका कंडेंसेशन पॉइंट आएगा, अब यानी कि ये गैसियस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण होगा क्या, लेटेंट हीट रिलीज होगी। लेटेंट हीट रिलीज होने के कारण इस एरिया में क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि अब जो 1 किलोमीटर पे 10 डिग्री गिर रहा था, अब सिर्फ 5 ही गिर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट आ चुकी है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि ड्यू पॉइंट क्रॉस करने के बाद 5 डिग्री हमेशा क्या रहता है, 5 डिग्री की गिरावट रहती है। ठीक है, तो यानी कि 2 डिग्री के बाद अब ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3, -3 नहीं, -3 डिग्री सेल्सियस इधर पहुंचेगा, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा 500 में, तो -8 डिग्री सेल्सियस। समझ आया, समझ आ गया, समझ आया संदीप। अब टीजीटी वालों को अगर नहीं भी समझ आया ना तो कोई बात नहीं, आपको इतना टफ कभी कोई नहीं पूछेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा क्लाउड्स पे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, एचएएस में भी बड़े कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन के आने के। ठीक है, बड़े कम चांसेस हैं, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें भी करा रही हूँ, ताकि एचएएस में भी अगर लेवल बढ़े तो आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ हम छोड़ के नहीं चलेंगे। ये एचएएस में मैंने देखा नहीं आज तक कि कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो, लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है और एचएएस का जो पैटर्न है वो यूपीएससी को देख के फॉलो होता है ना, उसी को देख के फॉलो करते हैं वो, तो जो यूपीएससी छोड़ेगा ना वही पकड़ेगा अब एचएएस भी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो टीजीटी वाले, सब इंस्पेक्टर वाले, अलाइड सर्विसेज वाले, आप चिंता ना करो, आपको ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एयर पार्सल के मुकाबले इतना थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रख लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं, कि नॉर्मल लैप्स रेट में 6.5 डिग्री घटता है और इसमें अगर एयर पार्सल की बात करें तो 10 डिग्री घटता है पर किलोमीटर पे। ठीक है, बस इतना सा है आपके लिए, बाकी एचएस वाले देख लें इसको अच्छे से। ठीक है, अब होता क्या है देखो, अगर मैं बात करूं, इधर लिख लो, ये यहां से इसको क्या कहेंगे हम, इतने इतने को क्या कहेंगे हम, ड्राई एडियाबैटिक रेट बोलेंगे इसे, ड्राई एडियाबैटिक रेट। ड्राई एडियाबैटिक रेट, ठीक है, ड्राई एडियाबैटिक रेट यानी कि हर किलोमीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होगा तब ड्राई। ड्राई यानी कि अभी तक बारिश नहीं हो रही है, समझ रहे हो, ड्राई यानी कि अभी तक बारिश नहीं होगी। वेट यानी कि ड्यू पॉइंट इसका आ चुका है, ये क्लाउड बन चुका है और अब इसकी प्रेसिपिटेशन होने वाली है, इसीलिए इसको कहेंगे हम वेट एडियाबैटिक रेट। वेट एडियाबैटिक रेट यानी कि वेट एडियाबैटिक रेट में आपको ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर कितने किलोमीटर, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर डिक्रीज होगा, कितना, 5 डिग्री, और ड्राई में 10 डिग्री पर किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। तो ये है वेट एडियाबैटिक यानी 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। डन, समझे मेरी बात। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जो आपका अगर आपको पूछा जाए कि आपका जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो ज़्यादा है किससे, एडियाबैटिक रेट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है 6.5, तो ये कितना होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस ना, ये ज़्यादा है यानी ये कितना होगा
5 डिग्री सेल्सियस तभी हो पाएगा ना, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट से वेट एडियाबैटिक रेट जो है ना वो हमेशा ज्यादा होता है। नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो वेट से ज्यादा होता है, समझ रहे हो, वेट एडियाबैटिक रेट से ज्यादा होता है, और ड्राई एडियाबैटिक रेट से जो है वो क्या कम होता है नॉर्मल लैप्स रेट, क्योंकि वो 6.5 है वो 10 है, समझे ना मेरी बात। ये एचएस वाले अपने कान खोल के सुन ले, ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, कुछ पूछना है आपने? हाँ जी, किस बारे में? हाँ जी बताओ, कौन से कोर्स के लिए? पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, हाँ जी चल रहा है बैच। आप 5 मिनट वेट करो, मैं क्लास खत्म करके आती हूँ। ठीक है भाई, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेना। आज एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है आज क्लाउड्स के बारे में कि कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं, कौन कौन सी लेयर्स पे पाए जाते हैं और नाम उनके कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये वाला एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि जब मॉलिक्यूल्स साथ में हैं तब वो आपस में टकरा रहे हैं, यानी जब उन पर प्रेशर ज़्यादा किया जाएगा तब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हीट इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर प्रेशर कम है तो उनकी मतलब एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जिसके कारण टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो पूरे एरिया पे होता है, धरती के पूरे एरिया पे, यानी कि पूरे एटमॉस्फेयर की बात हो रही थी कि जैसे ऊपर जाएंगे वैसे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक एयर पार्सल की बात की जाए तो हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है वो घटता है, ठीक है। और इसी में आपने सीख लिया कि ड्राई एडियाबैटिक कब बोलते हैं और वेट एडियाबैटिक रेट किसको बोलते हैं, ठीक है जी। क्लियर है आपको, इतनी बात याद रहेगा। ये थोड़ा सा आपने स्पेसिफिकली एचएस वालों को मैं बोलूंगी, आपने एनसीईआरटी से ये पढ़ना है, ठीक है, या फिर जीसी लियोंग से पढ़ लो इसको, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको पता लग जाए और पता लगे कि उसमें कैसे बताया, और अगर उससे पढ़ते तो कैसे समझ पाते। बाकी जो आप लोग हैं, आपने एक ये या हेलो इफेक्ट याद रख लेना है, ये क्लाउड्स के नाम याद रख लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं था इंपॉर्टेंट। नॉर्मल लैप्स रेट याद रख लेनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को है लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। 11th की एनसीईआरटी खोलनी है, क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर देखना है कोई और उसमें ढूंढ लेना है कि कहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस दी है और खोल के उसको पढ़ लेना है, ठीक है। टाइम कितना हुआ है? चलो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पहले मुंडी ना 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 ना, कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछना है कुछ? कुछ नहीं पूछना? कल मैं पूछूंगी फिर, ठीक है। आज तुम रहने दो, कल मैं पूछूंगी, ठीक है। तो कल बात करते हैं इसके बारे में। आज इसको थोड़ा खुद भी सर्च करके आना। अब मैंने